अब जाति जनगणना की मांग क्यों की? राजनीतिक लाभ के लिए एक नया शोर इनको मचाना था। चंद जातियां इस देश में चाहती कि ना लागू हो, तो 27 में तो आंकड़े आ जाएंगे ना। जो जातियां एकदम पीछे हैं, लोगों को 5 किलो राशन बांटा जा रहा है। एक तरफ घोर गरीबी, घोर बेरोजगारी। इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि इस आंकड़े के आधार पर अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आंकड़े कहाँ हैं। वर्गीकरण की बात हो रही तब आंकड़े नहीं है, फिर वही कुतर्क कि हमें बांटा जा रहा है, पिछड़ों को बांटा जा रहा है, दलितों को बांटा जा रहा है। तमाम अंतर विरोध भी सामने आएंगे ना। उस अंतर विरोध को बीजेपी खूब उजागर करे। वोट चाहिए तो वोट आएगा कहाँ से? जनता के बीच से आएगा। समाजवादी पीडीए कर रही थी, ये भी तो एक राजनीतिक बात है। बीजेपी विरोधी थी, आरएसएस विरोधी थी। जब ये सत्ता में होंगे तो इनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। बुद्ध के समय कौन आंकड़ा था कि कितने लोग हुए? अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार ने इसके लिए किया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं और आज हमारा चर्चा का विषय है जातिगत जनगणना। अभी देश में एक बड़ी घोषणा हुई है जातिगत जनगणना करने की, और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईएएस, पूर्व कैबिनेट मंत्री तपेंद्र प्रसाद जी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस विषय पर वो क्या सोचते हैं, जातिगत जनगणना को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देश भर में अभी इस पर चर्चा चल रही है। देश भर के विभिन्न नेता अपना अपना श्रेय लेने में लगे हैं और विभिन्न तरह से इस पर चर्चा चल रही है। तो हम सर से इसी विषय पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत विचारशील और काफ़ी आपका गहरा अध्ययन है, काफ़ी ऑब्जर्वेशन रहता है समस्याओं का। तो जब भी आपसे चर्चा होती है किसी बिंदु पर तो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम पत्रकार हैं जो बहुत गहरे से, बहुत विश्लेषण के साथ, बहुत तर्क के साथ, बहुत एक विस्तृत नज़रिए से चीज़ों को समझना चाहते हैं, निष्पक्ष ढंग से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारत सरकार ने अभी जातिगत जनगणना की घोषणा की है, तो कैसे आप इस जनगणना के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है। देखिए, वैसे तो आदर्श स्थिति यह थी कि इस देश से जाति, वर्ण, ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और आपसे तो एक बार मेरी लंबी चर्चा भी हुई है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों एक अलग अलग विधाएं हैं। जाति व्यवस्था एक इतिहास के क्रम में व्यवसाय और जो सामाजिक एक विकास जैसे होता है, हर देश में हर व्यवसाय के लोग हैं। कहीं छोटा समूह है, कहीं बड़ा समूह है। तो भारत में बड़े बड़े समूह बन गए, क्योंकि जनसंख्या बहुत थी, तो हर व्यवसाय के अपने समूह बन गए। वो समूह दुर्भाग्य भी कह लीजिए, सौभाग्य भी कह लीजिए, जातियों में संगठित हो गए। उसके तमाम पॉजिटिव कारण भी है और नेगेटिव कारण भी है, और तमाम उसके पॉजिटिव पक्ष हैं, लाभ भी हैं, और उसके थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था एक अलग एकदम थी, और ज़्यादातर लोग वर्ण और जाति दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए जो जाति व्यवस्था है उसको भी लोग उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये बड़ी घटिया चीज़ है और समाप्त होनी चाहिए। चलो, समाप्त भी हो जानी चाहिए, इस देश में समाप्त हो जानी चाहिए। तो स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं समझता हूँ सिर्फ 2 मुद्दे पर काम किया गया था, मात्र 2 मुद्दे पर। सबको एक समान, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती, ठीक, और एक स्टेज के बाद जो आदमी की जैसी प्रतिभा होती उसको उस सीमा तक पढ़ने की, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिलता। माता पिता के वित्तीय स्थिति से उसकी शिक्षा प्रभावित न होती। सरकार उदारता पूर्वक बैंकों से उधार देती, जब उसको नौकरी मिल जाता या व्यवसाय करता, बिजनेस करता, कमाता, तो उसको अदा कर देता। और इस देश में बिजनेस और व्यवसाय के लिए भाई शिक्षा हो जाती, तकनीकी शिक्षा हो जाती, एक वातावरण भी बनना चाहिए। भाई यहाँ की ब्यूरोक्रेसी सुधरती, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम सुधरता, यहाँ का जो दुनिया भर का भ्रष्टाचार है वो सुधरता, और नौजवानों को अपना निजी रोजगार व्यवसाय स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाता। यहाँ तो आप एक रोजगार
स्थापित करके देख लीजिए भारत की ब्यूरोक्रेसी कैसे हर आदमी नाई की भांति अपना छुरा लेकर के खड़ा हुआ है, कहाँ का आपको लवलुहान कर देगा, कितने डिपार्टमेंट हैं। तो आदर्श स्थिति यही थी। तो धीरे धीरे ये सब जातियों का खत्म हो जाता, क्योंकि भाई अब जाति जनगणना की मांग क्यों की है? मांग इसीलिए की है ना कि इस देश में कुछ जातियां सामाजिक शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से भी पिछड़ गई, विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। और सामाजिक शैक्षणिक रूप से इसलिए भी पिछड़ गई कि वो आर्थिक रूप से ऑलरेडी पिछड़ी थी। तो अगर शिक्षा व्यवसाय हो जाता तो हमारी शिक्षा तो अपने बच्चों को सभी दे ही देते और सामाजिक स्थिति भी सही हो जाती। वो दे न पाए तो आज आप देखिए कि लगभग देश की सुनते हैं, पता नहीं कहाँ तक आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांटा जा रहा है। तो अगर 80 किलो लोगों को बांटा जा रहा है तो अगर 5 लोगों का भी परिवार मान लीजिए तो 16 पंचे 80 लगभग 20-25 करोड़ एकदम निर्धन परिवार है इस देश में। हुए कि नहीं हुए? तो अगर हमारे यहाँ शिक्षा और व्यवसाय की समुचित व्यवस्था कर दी जाती तो ये सारे मुद्दे न उठते। लेकिन एक तरफ घोर शिक्षा, एक तरफ घोर गरीबी, घोर बेरोजगारी, और दूसरी तरफ समृद्धि का एक तबके के पास समृद्धि है, शिक्षा ही शिक्षा है, रोजगार ही रोजगार है, अरबों खरबों के मालिक हैं लोग। भारत के अभी आंकड़े देखिए कितने खरबपति अरबपति मतलब विश्व के सूची पर गए। चलो गर्व की बात है, हमारे लोग भी उस सूची पर पहुंचे। लेकिन जो नीचे की सूची है अगर वो कम होती, यानी गरीबों की सूची या शिक्षितों की सूची, बेरोजगारों की सूची, तो बेहतर लगता। तो इसलिए चूंकि लोग पीछे छूट गए हैं तो उन जातियों की जनगणना की मांग बहुत दिन से हो रही थी। तो ये जनगणना का जो कदम उठाया गया केंद्र सरकार द्वारा, मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य है। और 1931 के बाद आप जानते हो कि जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं प्रकाशित हुए। 41 में हुई तो थी जातिगत जनगणना, लेकिन चूंकि तब से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया इसलिए उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए। फिर कांग्रेस सरकार ने 11 में प्रयास किया था, सामाजिक शैक्षणिक क्या उन्होंने सर्वे कराया था जातियों का, उन्होंने भी आंकड़े नहीं प्रकाशित किए। तो ये बहुत दिन से मांग की जा रही थी और इस मांग के पीछे एक बड़ा कुतर्क भी था। मतलब जितना कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि 1931 की जनगणना तो है पूरे देश में ना, मान लो कहीं कहीं डिवीजन हो गया, कुछ लोग मुस्लिम लोग चले गए, बंगाल की तरफ डिवीजन हो गया, इधर डिवीजन हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारे देश में तो जो भौगोलिक इकाई थी उसी ढंग से है, जैसे जातियां थी वैसे थी। कहे चलिए फिर से जानने की जरूरत है तो जान ले रहे हैं। लेकिन उसी 1931 की जनगणना पर तमाम तरह के अब तक कार्य किए जाते रहे, यानी उसको वैध मानकर, लीगल मान करके। और जब अति पिछड़े समाज में, अति दलित समाज में ये मांग उठी कि भाई आरक्षण का लाभ चंद लोग ही ले रहे हैं और बाकी जातियां वंचित हैं, यानी आरक्षण की सुविधा चंद लोग, तो वर्गीकरण कर दिया जाए। तमाम राज्यों में वर्गीकरण हुआ, उत्तर प्रदेश में वर्गीकरण की मांग उठी, केंद्र सरकार में वर्गीकरण नहीं था, वहां मांग उठी, क्योंकि उससे तो पूरा देश प्रभावित होगा ना। बड़ी नौकरियां वहाँ IAS और IPS और सेंट्रल सर्विसेज की नौकरियां हैं। तो जब वहां उठी तो जो जातियां ज्यादा लाभ में थी उन्होंने उस वर्गीकरण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का, या जैसे कहते हैं ना कि इनकी आवाज दब जाए इसलिए एक नया उसका डीजे थोड़ा जोर जोर से बजाना शुरू करिए। तो उत्तर भारत में आप देखिए कि जातिगत जनगणना की बात चंद लोगों ने उठाई जो बड़ी जातियां थी। हालांकि उठा तो सभी रहे थे, लेकिन इन्होंने वो जातिगत जनगणना की भी बात उठा रहे थे और साथ ही साथ वर्गीकरण की भी बात उठा रहे थे। तो वर्गीकरण की बात तो पीछे छूट गई
और जात इज्जत गणना का आगे आ गया। चलो अच्छी बात है कि मोदी सरकार को समझ में आया और वो अब जातिगत जनगणना करा देंगे। मेरे ख्याल से अब तो इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि इस आंकड़े के आधार पर अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आंकड़े कहाँ हैं। यानी जब वर्गीकरण की बात होती तो बोलते आंकड़े कहाँ हैं। तो भाई जब तुम्हारा 27% आरक्षण हो सकता है तब तो आंकड़े हैं, और जब वर्गीकरण की बात हो रही तब आंकड़े नहीं है। हाँ? आंकड़े ताजे नहीं है, अपडेट नहीं। अरे भाई उसी आंकड़ों पर 1931 के अभी तो पूरे देश की आरक्षण की व्यवस्था चल रही कि नहीं, पिछड़ों की, उनकी तो गणना नहीं हो रही है, तो उसी पर वर्गीकरण भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक नया शोर इनको मचाना था और जरूरत भी थी। लेकिन इसका श्रेय ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों का है। ये जात शुरू से ही भारत के संविधान में धारा 340 अनुच्छेद रखा गया, जिसमें बैकवर्ड कमीशन की बात हुई कि समय समय पर कमीशन बनाए जाएंगे, या बैकवर्ड सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए क्या क्या काम किया जाए जिससे वो राष्ट्र की मुख्य धारा में, ये प्राविधान है। तो उन्हीं प्राविधानों में ये भी है कि भाई उनकी गणना भी होनी चाहिए। उसमें गणना करके, गणने में क्योंकि सिर्फ मुंड गणना नहीं होती ना कि कितने लोग हैं आप, जब किसी की गणना होती है एक व्यक्ति के लगभग मेरे ख्याल से 28-29 उसमें कॉलम है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, रोजगार क्या है, आपके मकान की क्या स्थिति है, मतलब सारे आपका शैक्षणिक एसेट, आपका सामाजिक एसेट, आपका सारा खेती बाड़ी, सबका हिसाब किताब होता है, रोजगार है कि नहीं है, सब कुछ होता है। तो एक ढंग से जाति जो जनगणना होती है उसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो जाता है। हाँ, शैक्षणिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तीनों सर्वेक्षण उसमें मतलब सम्मिलित हो जाता है। तो उस सर्वेक्षण का जो जातियां एकदम पीछे हैं उन पर विशेष ध्यान दे करके उनके उन्नति का एक मार्ग खोजा जाता है। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी थी और अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार ने इसके लिए किया। लेकिन ये श्रेय की बात मेरे ख्याल से, ये तो संविधान में प्राविधान है, अगर आप सामाजिक न्याय की बात को बहुत नीचे तक ले जाना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं, तो आपको गणना तो करनी पड़ेगी ना। तो वो तो एक समय काल परिस्थिति की आवश्यकता थी। और जो ये वर्गीकरण की बात हो रही थी इसके लिए भी अभी जैसे रोहिणी आयोग है, अभी ये हो रहा है कि रोहिणी आयोग चंद जातियां इस देश में चाहती कि ना लागू हो, लेकिन जैसे ही 26 के लास्ट तक आंकड़े आ जाएंगे, और ये अभी तो केंद्र सरकार 29 तक है, तो 27 में तो आंकड़े आ जाएंगे ना। तो 27 में फिर वर्गीकरण की जब मांग उठी थी तब ये क्या लॉजिक देंगे, फिर वही कुतर्क कि हमें बांटा जा रहा है, पिछड़ों को बांटा जा रहा है, दलितों को बांटा जा रहा है। तो कोई न कोई कुतर्क मतलब देते रहते हैं। इस कुतर्क से अब देश नहीं चल रहा है। तो अच्छी बात की बीजेपी ने, भाई बीजेपी तो वही काम कर रही है ना। देखिए बीजेपी तो आपके अंदर विरोध का फायदा उठाएगी, क्यों भाई, जब जातिगत जनगणना होगी, अभी तो उस जनगणना में तमाम अंतर विरोध भी सामने आएंगे ना। जब सामाजिक शैक्षणिक होगा तो ये भी तो पता चल जाएगा कौन जातियां शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे हैं और कौन जातियां शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे हैं। तो जो पीछे हैं उनको तो विशेष अवसर का सिद्धांत, जो सामाजिक न्याय का मूल सिद्धांत है, विशेष अवसर का सिद्धांत, वो तो आपको दे करके उनको आगे लाना पड़ेगा। सर एक और बात आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए जनगणना कराई है, और श्रेय लेने की बात तो है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि नीयत साफ नहीं है, इसका सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया जाएगा और हो सकता है जनगणना कराई भी ना जाए। तो इस पर आपको क्या लगता है, बिहार चुनाव को लेकर ये कोई निर्णय लग रहा है? देखिए लोकतांत्रिक राजनीति में तो बुद्धिमानी यही है कि अधिक से अधिक आपके साथ वोटर जुड़े, क्यों? लोकतांत्रिक राजनीति में तो ये बुद्धिमानी की बात है ना। तो अगर जातिगत जनगणना कराने से और उसके बाद जातिगत जनगणना के आधार पर जो हमारे समाज में अंतर विरोध प्रकट होगा, उस अंतर विरोध को बीजेपी खूब उजागर करे, ठीक,
और वर्गीकरण भी कर दे, और उस अंतर विरोध और वर्गीकरण के आधार पर चंद जातियों को छोड़कर बाकी लोगों का वोट बटोर ले, राजनीतिक लाभ उठा ले, तो इसमें बुरा क्या है? हर पार्टी चाहती है कि हर पार्टी को क्या चाहिए लोकतंत्र में? वोट चाहिए। तो वोट आएगा कहाँ से? जनता के बीच से आएगा। तो जनता के बीच से आपका वोट तभी तो आएगा जब जनता अधिक से अधिक आपके योजनाओं से आकर्षित हो। तो जो भी काम किया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए तो किया जाता है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें राजनीतिक निहितार्थ न हो, राजनीतिक लाभ न ढूंढा जाए? जैसे अभी समाजवादी पीडीए कर रही, तो ये भी तो एक राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात ही तो है भाई। क्या पीडीए के आधार पर अभी तक एक जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो क्या दूसरे जाति का हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? उनके नहीं होगा ना। तो सिर्फ नारा हो रहा है, ये तो राजनीतिक तौर पर इन्होंने कर दिया। और हर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक लाभ के लिए जो भी बन सकता है करना चाहिए। और ये तो पॉजिटिव है ना, इसकी तो आप मांग भी कर रहे थे। एक तरफ आप मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ दे दिया, तो ये हुआ कि बीजेपी राजनीति, ठीक है बीजेपी विरोधी थी, आरएसएस विरोधी था, तो विरोधी ने आपकी बात मान ली है तो और खुश होना चाहिए। हाँ, तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि इसका श्रेय जो है राहुल गांधी जी, लालू यादव जी और अखिलेश यादव जी को जाता है। और वो लोग लगातार थैंक यू का एक वो भी चला रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें थैंक यू कर रहे हैं अपने अपने नेताओं को। तेजस्वी यादव जी ने पटाखे भी फोड़े अपने घर पे। तो आपको लगता है इसका श्रेय विपक्ष को जाता है या भाजपा को जाता है या पिछड़े दलित जनता को जाता है? ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है भारत की, कि जब तक आदमी सत्ता में रहता है तब तक उसको मुद्दे दिखाई नहीं देते। जब वो विपक्ष में जाता है तो उसको ज्यादा दिखाई देने लगता है, मतलब उसका चश्मा बड़ा हो जाता है। हाँ, अब जैसे इस समय जब तक कांग्रेस पक्ष में थी उसने जनगणना नहीं कराई, ठीक। अब विपक्ष में है तो उनका नजरिया चेंज हो गया। जब तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, वर्गीकरण किया नहीं किया। अब पीडीए बना रहे हैं, विपक्ष में है तो विपक्ष में होने से नजरिया बदल जाता है। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष ऐसी बात रखे जिससे सत्ता पक्ष दबाव में आए और कुछ बेहतर काम हो। जब ये सत्ता में होंगे तो इनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। तो श्रेय चाहे जो ले, लेकिन एक अच्छा काम हो रहा है। और श्रेय तो आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कितने लोगों ने लिखा? 1 करोड़ लोग लिखे कि नहीं लिखे? हाँ, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए भाई। हाँ, शेर गिन गए, भेड़ गिन गए, बकरी गिन गई, गाय गिन गए, सुअर बैल गिन गए। तो क्या हम आदमी इससे गया गुजरा है कि वो ना गिना जाए? हालांकि हर साल गिना जा रहा था, लेकिन भेड़ों में तो एक प्रकार की भेड़ है। यहाँ तो भारत में मनुष्यों की भी 4,500 प्रकार है। तो 4,500 प्रकार पर आप लोग जोर दे रहे थे, अब बीजेपी सरकार करने जा रही है। करना भी चाहिए। एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा, उस सर्वेक्षण के आधार पर अगर कोई पॉजिटिव काम किया जाता है तब तो अच्छी बात है। अन्यथा वही है कि आंकड़े तो रहे, पहले भी रहे भाई। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 1931 के आंकड़े पर 27% आरक्षण लागू हुआ कि नहीं, उसी आंकड़े पर वर्गीकरण भी हो सकता है। जैसे ये कह रहे हैं कि नया आंकड़ा आएगा तो आरक्षण की सीमा हम तोड़ेंगे। अरे भाई, क्या कांग्रेस की सरकार थी तो उसके पहले बीपी मंडल आयोग नहीं था? काका कालेलकर आयोग नहीं था? 1931 की जनगणना नहीं थी? उसमें पिछड़ों की आबादी कितनी थी? 52% तो थी। तो क्यों नहीं तोड़ दिए? तो ऐसा नहीं है कि आंकड़े तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन अब विपक्ष में इसलिए तोड़ेंगे। हाँ, हो सकता है पक्ष में आएंगे तो तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तोड़ेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 50% की सीमा लगा रखी है। सर, आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना, जैसे सीमा की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से भी टूट गई है, तो क्या ये सीमा अभी भी टूटने को रह गई है या इसमें कोई कानूनी दिक्कत है? ईडब्ल्यूएस का तो ये तर्क दिया गया कि 50% आरक्षण दिया गया और जो 50% अनारक्षित सीटें थी उसमें से उनको 50% दे दिया गया। हालांकि आरक्षण की सीमा तो टूट गई, तमिलनाडु में भी टूटी हुई है बहुत पहले से, कर्नाटक कई प्रदेशों में मोर देन 50% है,
लेकिन वो नवीं अनुसूची वो में। नवीं अनुसूची में डाल दिए गए थे, जिस पर जुडिशियल कोई रिव्यू नहीं हो सकता। तो देखिए, इस देश में लोक लुभावनी बातें, कर्ण प्रिय बातें जो अच्छी लगती हैं सबको, जिसको कहते हैं ठकुर सुहाती बातें, गाना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर देश को मजबूत करना है तो जातिगत जनगणना से भी जरूरी है कि आप शिक्षा सुधारें, आप रोजगार और व्यवसाय नौजवान करें, कोई बाधा न हो, कोई बाधा न हो। हाँ भाई, न बैंक की बाधा हो, न अधिकारियों की बाधा हो, लेकिन है कौन देखने वाला? दुनिया भर का सिस्टम आपने मकड़जाल फैला रखा है, इस मकड़जाल को कौन तोड़ेगा? आज मकड़जाल ही तो भ्रष्टाचार का कारण है। हैं? हम तो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को एक चीज बढ़िया से आती है, कोई चीज करना है इसका तरीका नहीं मालूम है उसको, कोई चीज कैसे नहीं करना है उसके कम से कम उसको 1000 तरीके मालूम है। हाँ, और कोई चीज करना है उसका एक ही तरीका है कि करना है, करना नहीं है। तो इस पर कहाँ जोर है? तो आज बैंकों का मुंह कायदे से नौजवानों की ओर खुला हुआ है, किसानों की ओर खुला हुआ है, छोटे व्यवसायियों की ओर खुला हुआ है, छोटे जो दुकानदार हैं उनकी ओर खुला हुआ है। हाँ, नहीं खुला हुआ है। तो जरूरी है कि शिक्षा और रोजगार और व्यवसाय करके देश को मजबूत किया जाए, और देश में लोकतंत्र मजबूत किया जाए। जैसे ये लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना, क्या सपा, बसपा, आरजेडी, डीएमके और जितनी ये पार्टियां हैं खानदानी, इनको पता नहीं कौन की इतनी जाति है? क्यों? उत्तर प्रदेश में 8% यादव हैं 1931 की जनगणना से, और लगातार 1981 से लेकर 1931 तक। क्या पता नहीं है सबको? अगर मंडल आयोग लागू किया गया तो यहाँ मंडल आयोग के तो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, मंडल आयोग पर ही प्रोफेसर है। हाँ, कहिए पूरी किस्सा कहानी सुनाए, तो उनको पता नहीं यादव 8% है, और 52% अगर पिछड़ा वर्ग है तो बाकी लोग कितने हैं? बाकी लोग कितने आप बताओ? 48% है। तो 48% को उनकी पार्टी में क्या प्रतिनिधित्व है? उस 48% में कभी उनके यहाँ चीफ मिनिस्टर हो सकता है, उनके यहाँ कभी वो राष्ट्रपति हो सकता है। तो क्या ज्ञान नहीं है क्या आंकड़ों का? लेकिन आंकड़ों का ज्ञान और नीति नियत दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है आंकड़े आ भी जाए, तो जब नियत ही नहीं सही होगी तो इन आंकड़ों का क्या करके करेंगे? तमाम के आंकड़े, क्या SC ST का आंकड़ा नहीं है? क्या SC ST की जनसंख्या के अनुपात में इस देश में उनके लिए संसाधनों का वितरण किया गया? क्यों किया गया? क्या आप कोई यूनिवर्सिटी देखाओ, क्या उतने % ST ST वहां पढ़ रहे हैं? या उनको पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई? कुछ की गई है? आप अपने बरेली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी में क्या इतने % SC लोग हैं, और क्या वो पढ़ सकते हैं? एडमिशन देने से तो नहीं पढ़ लेंगे ना बेचारे, उनको रहने खाने सबकी व्यवस्था चाहिए ना। तो इस देश में सिर्फ आंकड़े होने से, इतनी गरीबी के आंकड़े हैं, इतने अशिक्षा के आंकड़े हैं, इतने भ्रष्टाचार के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर एक तमाम क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जातिगत आंकड़े तो आ जाएंगे, उससे कौन सी क्रांति हो जाएगी? तो आपको क्या लगता है, ये जो जनगणना हो रही है, आंकड़े आएंगे तो उसका क्या असर होगा? ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्या परिवर्तन उससे आपको देखने को मिलेगा? इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के बीच अंतर विरोध है, अब तो मुस्लिम समाज का भी वो करने जा रहे हैं। हाँ, और मुस्लिम समाज का जब जातिवार जनगणना करेंगे तो उनके बीच से सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक अंतर विरोध सामने लाएंगे कि नहीं? तो उस अंतर विरोध का वो अपने हित में फायदा करेंगे। और बीजेपी के बुद्धिजीवी, बीजेपी के पढ़े लिखे लोग, जो उनका कोर कमेटी है, जिस ढंग से बीजेपी और RSS का दोनों का संयुक्त कार्यक्रम रहता है, तो वो भारतीय समाज के अंतर विरोध का लाभ उठाना, यानी निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ उठाना, वो खूब ही जानते हैं।
और ये अंतर विरोध निश्चित रूप से ये बीजेपी को ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है उनका आधार चौड़ा नहीं है और ना आधार चौड़ा करने का उनको कोई शऊर है, न संस्कार है, न नीति है, न नियति है, न इरादा है। तो जो अपना आधार चौड़ा करेगा, हाँ, तो वही तो आधार चौड़ा करने के लिए क्या चाहिए, जो भारतीय समाज में अंतर विरोध है उसका लाभ उठाना। तो लाभ उठाना तो हर आदमी लाभ उठाएगा, ये तो राजनीति है ना। तो आपको लगता है जब पिछड़े वर्ग के जातियों के आंकड़े आएंगे तो जो बैकवर्ड की पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटाइज होगी, या बाकी जातियां जो है अपना हिस्सा समाजवादी पार्टी या जो पिछड़े दलों, देखिए दो ही काम करना पड़ेगा, या तो बीजेपी मजबूत होगी और या बीजेपी के वरक्स, बीजेपी के विकल्प में अगर आपको राजनीति खड़ी करनी है तो आपको लोकतांत्रिक राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। एक जात परिवार की पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी, ये चलेगी नहीं। और इस जातिगत जनगणना के बाद जो सबसे असर होगा वो यही होगा कि ये जितनी जातिवादी पार्टियां ये सब ध्वस्त होंगी, क्योंकि ये तो आंकड़े प्रकाशित करेंगे ना कि भैया ये जो पार्टी चला रहे हैं, देखिए ना इनके जातियों की ये शैक्षणिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, ये नौकरियों में स्थिति है, तो वो प्रकट नहीं करेंगे। और बाकी जातियां देख लीजिए, भाई इस उत्तर प्रदेश में ही तमाम जातियां ऐसी हैं जिनके एक भी पीसीएस अफसर, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी नहीं है। हाँ, ऐसी कम से कम 20-25% जातियां होंगी। तो क्या वो अंतर विरोध लिखा पढ़ी में नहीं उजागर होगा? अब तो आप कह रहे थे आंकड़े पुराने हो गए, तब कहेंगे भैया ये तो ताजा ताजा पुराना है, तब कहेंगे नहीं ये भी तो गणना हुए 5 साल हो गया। तो अब भाई कुतर्क का तो कोई सीमा नहीं है ना। आप तो ये भी कह सकते हैं भाई जनगणना ऐसा है कि नहीं प्रतिपल आंकड़े बदलते रहेंगे। भाई आंकड़े मान लो अभी कब शुरू होगा, 2025 में होगा, 26 में आंकड़े आएंगे, जब 27 में बात होगी तो भाई ये तो 1 साल पुराना हो गया। भाई 1 साल में तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाए। तो कुतर्क का तो कोई सीमा नहीं है। जब आप 1931 की जनगणना को पुराना कह सकते हैं, जबकि उसी रेशियो में देश की जनसंख्या बढ़ी, तो निश्चित रूप से ये अंतर विरोध बढ़ेगा पिछड़े दलित राजनीति का। और या तो पिछड़े दलित की राजनीति व्यापक विस्तृत बनाने के लिए इसका लोकतांत्रिकरण करना पड़ेगा, या सब बर्बाद हो जाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस इस देश में मजबूत होंगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और देर सवेर गांधी नेहरू परिवार से कांग्रेस भी मुक्त होगी, अगर उसको पूरे देश में डेमोक्रेटाइज होकर के प्रभावशाली रहना है तो। नहीं तो बीजेपी का मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा, डींगे चाहे जो जितना मारे। तो आपको लगता है जो पिछड़े पार्टियां, जो मेरा सवाल था, ये डेमोक्रेटाइज होंगी या आपको लगता है ये खत्म हो जाएंगी? डेमोक्रेटाइज इनको करना पड़ेगा। देखिए ये जो वर्तमान पार्टियां ये नहीं करेंगी, इसमें से नए लोग आएंगे, नई विचारधारा के लोग आएंगे, नए नौजवान आएंगे जो समूह में काम। असल बात दलित पिछड़ों में सबसे दिक्कत है ये समूह में काम करने की, इनके अंदर शऊर ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। यहाँ सब क्रांतिकारी हैं। अब जब सभी क्रांतिकारी हैं तो कौन एक दूसरे के साथ काम करेगा? एक और बड़ा सवाल है, मुसलमान जो है उसे एक राजनीतिक एंटिटी के रूप में माना जाता है, अर्थात उसमें भी अंदर लेकिन जातियां हैं, लेकिन ये सरकार उनकी भी जातियों की जातिगत जनगणना कर रही है। तो आपको लगता है कि मुसलमान जो एंटिटी बन चुका है, जिसका कई बार आरोप भी लगाती है भाजपा की, वो विपक्ष जो है उनका तुष्टीकरण करके इस्तेमाल कर रहा है, तो मुसलमानों की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पिछड़ते भी जा रहे हैं शैक्षणिक रूप से, हर हालत से, खासकर जो बैकवर्ड मुसलमान है, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? या अभी तो मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ा मजा आया, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही थी। इन्हीं जो वर्गीकरण के विरोधी दल थे, सपा बसपा आरजेडी, इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाए और वर्गीकरण का मुद्दा इन लोगों ने भी नहीं उठाया, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज है, और जातिगत जनगणना का शोर किए। तो जब जातियां गिनी जाएंगी तो इस देश में धर्म के बाद या कहीं कहीं धर्म के ऊपर भी जातियां हैं और ये सच्चाई है, और जातियां गिनी जानी चाहिए। तो जो सच्चाई है और उसकी गिनती में क्या मुस्लिम समाज में जातियां नहीं हैं? क्रिश्चियन समाज में जातियां हैं। आप देखिए जो सिख धर्म चला गुरु नानक का,
वो भी समता था, वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। लेकिन आज सिख धर्म में भी गुरु सिख हो गए जो गुरु नानक के समाज के थे, जट सिख हो गए जो जाटों से कन्वर्ट हुए, इसके बाद रामदसिया सिख हो गए जो शेड्यूल कास्ट से थे, और हर के क्या नाम है वो भी अलग है। हाँ, गुरुद्वारे मजहबी सिख हर के गुरुद्वारे अलग हैं। और दक्षिण भारत में तो नंबूदरी पाद पंडित जो कन्वर्ट है उनके चर्च अलग हैं, जो शेड्यूल कास्ट से हुए वो उनके चर्च अलग हैं। हाँ, इवन अमेरिका में भी अलग है, इंग्लैंड में भी अलग है। तो जाति एक सच्चाई है इस देश की, या तो इसको खत्म करने के लिए कोई फार्मूला बनाया जाए। वो भी खत्म तब होगा जब केंद्र की आप सत्ता में पहुंचो, और जैसा मैंने कहा कि कोई एक्ट ला दो, खत्म हो जाए। लेकिन एक्ट लाने के पहले आपको 25 साल तक समान शिक्षा और सबको रोजगार के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन सर, मुसलमानों का कहना है कि वहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, तो कई जो मुस्लिम खासकर जो उच्च वर्गीय हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें बांटने का प्रयास हो रहा है। वो तो हिंदू समाज भी कह रहा है कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, हमारे वेदों में कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं है, आर्य समाज नहीं है, स्वामी ध्यान, ये तो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ कर्म के अनुसार है, जो पंडित का काम करेगा पंडित। तो कहने के लिए तो सब धर्म वाले यही कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हर धर्म में यहाँ जातियां हैं। और जब आप रायता फैला ही रहे हो तो बीजेपी तो कुछ ज्यादा ही फैला रही है ना, उसके हित में, तो आपके अंतर विरोध को वो उजागर करेंगे और ऐसे लोगों को अपने राजनीति में स्पेस देंगे। हाँ भाई, वो स्पेस देंगे, उनके यहाँ जगह बहुत है ना, वो स्पेस देंगे। अब आप तो प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक एक जाति का ही बनाना चाहते हो, आप ही हरदम रहना चाहते हो। हाँ, तो जब तक या तो आप लोकतांत्रिकरण कर लीजिए, आप सारे लोगों को एडजस्ट कर लेंगे, सारे अंतर विरोधों का आप एक दल में समायोजन कर लेंगे। लेकिन आपको तो सबूर ही नहीं, आपको संस्कार ही नहीं है, आप तो स्वयं भू नेता हैं एकदम, बस आप ही यानी एक स्पेसी हैं, बस पिछड़े में आप एक विशेष प्रजाति के हैं जो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री बनते हैं, और उनके परिवार से सिर्फ मुख्यमंत्री ही पैदा होता है। हाँ, और दूसरे परिवार से नहीं पैदा हो सकता। तो ये मूर्खों का समाज है, तो ये फायदा उठाएंगे। और ये कहना गलत है कि मुस्लिम समाज में नहीं है, ये तो ऊपर से लिपापोती करना हुआ ना, आपके कहने से नहीं है। तो आपको लगता है कि मुसलमान में भी जो जातियां उनमें शैक्षणिक और ये सामाजिक अंतर निकलेगा, या उनकी शिक्षा में बहुत अंतर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे पिछड़ों में तमाम जातियों में है, जमीन आसमान का अंतर है, जैसे एससी में तमाम अंतर है, और क्रिश्चियन में भी है, तो वो निकलेगा। और जब ये दो चीजें हैं, एक तो जो अंतर विरोध निकला या जो विसंगत निकली, जो एक गैप निकला दोनों के बीच, पहला चीज तो होना चाहिए कि नीचे वालों को विशेष अवसर दे करके उनको आगे लाइए। भाई, जातिगत जनगणना का मूल उद्देश्य तो यही है ना कि उनको आगे लाया जाए, अन्यथा गिनती और जानने का मतलब क्या हुआ। दूसरा ये हुआ एक राजनीतिक लाभ कि भाई देखो उनके तो इतने हो गए, तुम्हारे इतने हैं, तो कान फूंक करके राजनीतिक लाभ उठाना, यानी उस अंतर विरोध का राजनीतिकरण, राजनीतिक लाभ उठाना। तो कुछ लोग राजनीतिक लाभ भी उठाना बेहतर ढंग से जानते हैं। तो अगर राजनीति का पिछड़े दलित लोकतांत्रिकरण करते हैं, सत्ता पर आकर वो खुद शिक्षा की, व्यवसाय की अच्छी व्यवस्था करें, तो शायद इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। हम लोग गैर मुद्दे को मुद्दा बना करके परेशान रहते हैं, और गैर भाई कुछ न करना हो, सिर्फ लिखना पढ़ना हो, भाषण देना हो, व्हाट्सएप पर करना हो, ये तो आसान काम है ना। लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाना तो बड़ा डिफिकल्ट काम, बहुत डिफिकल्ट काम है। और इस डिफिकल्ट काम के लिए ये चूंकि तैयार नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही मतलब बेवकूफ़ बनाने वाले ये सब काम करते रहते हैं। उसी में एक काम ये भी विपक्षियों ने मांग की कि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जैसे बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, आप देख लीजिएगा। तो एक और चीज़ है, बिहार का चुनाव भी आ गया है, तो आपको क्या लगता है बिहार के चुनाव में ये जो जनगणना है इसका क्या असर होगा
और आपको क्या लगता है भाजपा को फायदा हो रहा है या जो महागठबंधन है उसे फायदा हो रहा है? अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना कराई थी। बिहार के राजनीति में, समाज में कौन सी क्रांति हो गई? कोई क्रांति नहीं हुई। तो ये तो इनका कहना है, क्या लाभ उठाएंगे वहाँ? हाँ, ये अवश्य था कि एक जो इनका मुद्दा था वो खत्म हुआ, लेकिन अगर आपको गैर मुद्दे को ही मुद्दा बनाना है तो अभी तो बहुत मुद्दे हैं ना। आप तो अगला मुद्दा ये बनाओगे कि भाई पंचों तय होशियार रहना, बीजेपी बहुत चालू पार्टी है और ये गणना ऐसा करेगी कि सब सत्यानाश कर देगी, या गणना आ जाएगी, ये आंकड़े गलत प्रकाशित करेंगे, या आने दीजिए, अब हम तो चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उसको भागीदारी मिले। तो भाई ये तो हर नेता को पता है ना कि इसकी कितनी जनसंख्या है, कि अब तक पता ही नहीं, पता ही नहीं पता। आप बताओ, पता है ना, तो अब तक अपने पार्टी में क्यों नहीं लागू की? हाँ भाई, अपने पार्टी में नहीं लागू की है ना। जैसे 52% पिछड़ा वर्ग है मान लो उत्तर प्रदेश में, तो 403 सीटों में पिछड़ा वर्ग को कितना मिलना चाहिए? 200 सीटें मिलना चाहिए कि नहीं? और यादव है 8%, तो 8 चौक 32 निकाल दीजिए यादव का, बाकी तो गैर यादव पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए ना। क्या मिलता है? क्यों? क्या 100 कितना बचा? 32 निकाल दीजिए तो लगभग 168 सीटें कितनी बची ना? 168, हाँ 168 इतनी मिलती हैं क्या? नहीं मिलती है। हाँ? तो ज्ञान होना और ज्ञान के अनुसार आपकी नीयत भी अच्छी हो, करने की नीति भी अच्छी हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस देश में नीयत तभी अच्छी होगी जब एक ऐसा दल हो जिसमें परिवर्तन होता रहे, पढ़े लिखे लोग आए, अच्छे लोग आए, तमाम बुद्धिजीवी लोग आए, मेहनत से सब काम करें, ईमानदार लोग हों। हमारे देश में अभी भी हर क्षेत्र में ईमानदारी मेरे ख्याल से 10-20% है, बस 80% तो बेईमानी है ये सब जगह। सर एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि सामान्य जातियों की गिनती भी की जा रही है, क्योंकि सामान्य जातियों को तो सामान्य माना गया है, उनकी स्थिति पहले से ही अच्छी है, तो उनकी गिनती करने का आप क्या मतलब देखते हैं? या जो सामान्य जातियां हैं, कम से कम संविधान ने माना था कि यहाँ पर जातिवाद खत्म होगा, उनमें भी नहीं हुआ है, तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, आप ओबीसी गिन लिए, आप एससी गिन लिए, आप एसटी गिन लिए, आप मुस्लिम गिन लिए, आप जैन सिख सबकी जातियां गिन लिए, तो सबकी जातियां गिन लिए तो इनकी भी जात गिनने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको तो टोटल करना पड़ेगा ना, टोटल में ये जात कितनी है इसका परसेंटेज तभी तो निकलेगा जब पूरी गणना हो जाएगी। जब गणना हो रही है तो मेरा तो प्रस्ताव यही कि सभी की गणना हो जानी चाहिए, पता चल जाए कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने बनिया हैं, कितने विभिन्न जातियों के लोग हैं। अगर इस देश में जाति की गणना हो ही रही है तो एक निर्धारण हो जाना चाहिए ना, फिर आप बनाइए। कोई ऐसा तो नहीं है कि आगे समय नहीं रहेगा आपके पास, आगे मतलब हमारी पार्लियामेंट भी चलेगी, हमारे प्रधानमंत्री भी होंगे, हमारे विपक्षी दल भी होंगे। आगे बेहतर देश कैसे बनेगा, इस आंकड़े से बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर आगे चिंतन किया जा सकता है ना। अगर इसी आंकड़े से देश में संपूर्ण क्रांति होने जा रही है तो हो जाने दीजिए, फिर सबकी गणना हो जाए, उसके आधार पर सब क्रांति करें। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके अनुसार ये जो आंकड़े आएंगे, अभी गणना होगी उसके आंकड़े आएंगे, तो उनका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए या किस तरह से प्रयोग होना चाहिए कि एक अच्छा समाज बने, सब बराबरी आए, जो पिछड़ गए हैं उनको शिक्षा भी मिले, सामाजिक स्थिति भी सुधरे, ये जो जातीय छुआछूत है, सबसे बड़ा जो सामाजिक भेदभाव है वो खत्म हो, तो कैसे इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि उस जो जातीय भेदभाव उसकी तो बात हो ही नहीं रही है, या जो ऊपर आ भी रहे हैं लोग उनके साथ भी छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव ऐसे ही बना हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े मायावती हैं, उन्हें भी गाली दी जाती है जबकि वो इतने ऊपर आ गई हैं। तो कैसे इसका इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे एक सोसाइटी अच्छी बने, इन आंकड़ों का इस्तेमाल हो या और तरह हो, क्या होना चाहिए आपके अनुसार, कैसे एक अच्छी सोसाइटी बननी चाहिए? देखिए ऐसा है ना कि ये आदमी चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाए, जो उसकी जाति है वो जात से जुड़ा रहता है, लेकिन कब तक जुड़ा रहता है? कब उसको गाली मिलती है? जब वो सत्ता में नहीं रहता। क्या सत्ता में रहते हुए मायावती को उत्तर प्रदेश में किसी ने गाली दी? आज
तो समस्या यह है कि जब सत्ता में कोई नहीं रहता, वो तो नेहरू को भी गाली दे रहे हैं लोग, मोदी को भी गाली दे रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं तब भी गाली दे रहे हैं। तो कुछ लोग गाली का भी राजनीतिक फायदा उठा लेते हैं। देखो भाई हमारी जात को गाली दे दी, हर जात कौन ऐसी जात है जिस गाली, गांव में क्या मौर्य जात को, मुराव मुरई को नहीं गाली दे रहे हैं? दे रहे हैं। हर जातियों को गाली देते हैं। हर जात के लिए भारत में गालियां भी बनी हैं, यानी हर जात के नाम पर गाली बनी हुई है। तो ये देश में है, लेकिन ये धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और सशक्तिकरण से, सशक्तिकरण ताकत कहाँ से आती है भाई? ताकत, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? राजनीति में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास ताकत है, और स्टेट गवर्नमेंट की बाकी एजेंसी है, IAS IPS क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के कारकुन है, मतलब उनके कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले लोग हैं, पावरफुल काम करने वाले लोग हैं। लेकिन उनका मालिक कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, जिसको संचालित कर रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, उनकी मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट मिलकर के। तो जब इसमें सब लोग पहुंचेंगे और बारी बारी से हर आदमी का होगा, अगर इस 100 साल तक बारी बारी से हर जात के प्रधानमंत्री हों, हर जात के मुख्यमंत्री हों, तो धीरे धीरे समता आ जाएगी ना। और यही सीमा तो है नहीं, शिक्षा भी बढ़नी चाहिए, रोजगार भी बढ़ना चाहिए, तो वो अपने आप सब चीजें आ जाएंगी। अगर बेहतर राष्ट्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं लोग, और न बनाना चाहें तो ऐसे गैर मुद्दे को, अब जैसे जनगणना का ये गैर मुद्दा था, चलिए वो भी हो गया। अब कौन से गैर मुद्दे मिलेंगे? देखिएगा कितने गैर मुद्दे मिलते हैं। कुछ नहीं तो जनगणना गलत होगी, कुछ नहीं तो अरे आंकड़े भी आ जाएंगे कि इसका प्रयोग नहीं होगा। तो प्रयोग तो नहीं होगा ना, क्योंकि नीति नियत तो किसी की नहीं सही है ना। आंकड़े तो अब भी हैं, जैसा मैंने कहा ना, उसका प्रयोग नहीं हो। क्या इस देश की शिक्षा दिखाई नहीं दे रही है? क्यों इस देश की गरीबी नहीं दिखाई दे रही है? तो क्या मतलब आंकड़े हो तभी दिखाई देंगे? क्यों है भाई? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो उसके लिए किसी ने रोका है आपको योजना बनाने के लिए? क्यों? हाँ, इस देश में 2,500-3 हजार जातियां हैं, ये क्या किसी को दिख नहीं रहा? पता नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आदमी बैठा हुआ है कुंडली माल करके, तो पता सब है, लेकिन पता होते हुए करेंगे क्या, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर इस आंकड़े को चाहें तो एक बहुत व्यापक आंकड़ा आएगा, जिसमें ऐसे लोग जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब हर आदमी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ने के लिए इस आंकड़े का प्रयोग बखूबी किया जा सकता है। लेकिन जैसा इस देश में होता आया है, तमाम आंकड़े इकट्ठे किए गए। नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन तो आंकड़े ही इकट्ठा करने के लिए इस देश में बना हुआ है, और आप उनके साइट को पढ़ें तो बड़े मजेदार सब आंकड़े हैं, एक से आंकड़े हैं, एक से रुला देने वाले आंकड़े हैं देश के। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े आते कि नहीं? भारत के गरीबी, शिक्षा, मॉर्टलिटी रेट, बच्चे कितने हमारे मर रहे हैं, कुपोषण का, महिलाओं के उत्पीड़न का, उनके स्वास्थ्य का, कुपोषण का, आता है कि नहीं आंकड़ा? आता है। तो आंकड़ा तो है, लेकिन संवेदना नहीं है। तो आंकड़ों से संवेदना नहीं पैदा होती। संवेदना बिना आंकड़ों के भी पैदा हो सकती है। अगर भाई बुद्ध के समय कौन आंकड़ा था कि कितने लोग दुखी हैं? था क्या आंकड़ा? लेकिन बुद्ध खुली आंखों से देखे दुनिया को, तो उन्होंने उसके दुख के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तपेंद्र प्रसाद साक्की जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए जातिगत जनगणना को लेकर। हमने एक विस्तृत बातचीत की। आप लोग क्या सोचते हैं? जातिगत जनगणना को कैसे मानते हैं? ये सही है या क्या इसका इस्तेमाल होगा? आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। सर से हम आगे भी बात करेंगे, उनसे आपका सवाल जरूर पूछेंगे। तो सर, आपसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।